सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा। चलो हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी से। देखो, इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने किया था? रेटर नामक, रेटर नामक जीव विज्ञान शास्त्री थे, जीव विज्ञान शास्त्री। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेटर नामक जीव विज्ञान शास्त्री थे, उन्होंने 1868 में, कब? 1868 में किया था। अब देखो, जो इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द जो है, इकोलॉजी शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखो, ग्रीक भाषा में दो शब्द, ग्रीक भाषा के दो शब्द, ध्यान से देखेंगे, ग्रीक भाषा के दो शब्दों, दो शब्द कौन से हैं वो? दो शब्दों, जैसे पहला क्या है? ओइकोस। पहला क्या है? ओइकोस, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है हाउस, हाउस या घर बोल देंगे, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस या घर, या हम कह देंगे लिविंग प्लेस। कैसा? लिविंग प्लेस, यानी कि वो प्लेस जहां पे रहने की जगह हो। ठीक है, हाउस या लिविंग प्लेस कह देंगे। ठीक है, अब सेकंड शब्द लिया है, सेकंड शब्द लिया है क्या? लोगस। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी। पहला शब्द लिया था कौन सा? ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस या कहेंगे लिविंग प्लेस, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। हाँ, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इकोलॉजी जो है इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और लोकस। ठीक है, ओइकोस और लोकस, इन दो शब्दों से मिलकर, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है? इकोलॉजी। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है इकोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। सभी बच्चों ने नाम सुना होगा। ठीक है, सभी बच्चों ने नाम जरूर सुना होगा, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में, ठीक है, इन्होंने अपनी अलग परिभाषा दी थी, किसकी? इकोलॉजी की। इन्होंने अलग परिभाषा दी थी इकोलॉजी की। इन्होंने कहा था, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक देखेंगे, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार
अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवों के कार्बनिक देखिए ये जो हम करा रहे हैं ना, ये दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्नेस्ट हैकल के अनुसार इकोलॉजी की या पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा है। तो अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण, जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों को, कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों को, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। मतलब अर्नेस्ट हैकल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक, जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पारस्परिक संबंधों को हम क्या कह देंगे, पारस्परिक संबंधों को इन्होंने क्या कहा था, इकोलॉजी कहा था। ठीक है, पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहा था। ठीक है, इकोलॉजी कहा था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जो साइंटिस्ट थे रेटर को पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। देखिए इसमें इकोलॉजी में आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अर्नेस्ट, देखो मल्टीपल चॉइस में आता है तो अर्नेस्ट हैकल भी पूछ लेगा, ऑप्शन में रेटर भी पूछ लेगा। ठीक है, कई ओडम डाल देगा ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबने अपना अपना थ्योरी दिया था इस पर। ठीक है, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी थी इस पर। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी पढ़ेंगे, कंफ्यूजन में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे एक, जिनका नाम था डॉक्टर रामदेव मिश्रा। क्या नाम था? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। देखो, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे कि भारतीय इकोलॉजी या भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। ठीक है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। क्लियर यहां तक? देखो 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से आपसे। ये अर्नेस्ट हैकल, रेटर,
ओडम, ठीक है। तो याद रखना है, आज तो भाई पार्टी चल रही है बच्चों की आपस में, किसी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। सब कमेंट में पार्टी पार्टी कर रहे हैं, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। क्लियर? हाँ, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कीट भक्षी पौधे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीट भक्षी पौधे। पार्टी बाद में करना भाई, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो सभी बच्चे, ठीक है। देखो कीट भक्षी पौधे, तो देखो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, वैसे तो ये कीट भक्षी पौधे, देखो कीट भक्षी पौधे वैसे तो ये क्या होते हैं, वैसे तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वैसे तो ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। पर क्या होता है कि ये ऐसी जगह पर उगते हैं, या कहेंगे ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को या कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को या कहेंगे कीड़े मकोड़ों को खाकर क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की पूर्ति को, सॉरी, अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे नाम सुना होगा आपने, क्या, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ड्रोसेरा, ये सब नाम सुने होंगे, नेपेंथीस। तो इसमें देखो कीट भक्षी पौधे वैसे तो ये कैसे होते हैं, वैसे तो ये पौधे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पर ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं या ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, पर ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करेंगे, अपने अंदर उस नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये अपने अंदर उस नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीड़ों को या छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं, कीटों का भोजन करते हैं। ये पौधे कीटों का भोजन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इनको कीट भक्षी पौधे कहते हैं, इसीलिए ये कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं।
कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, नेपेंथीस, वीनस फ्लाईट्रैप, नेपेंथीस, या कहेंगे क्या, ड्रोसेरा, इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी पौधे अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भोजन करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर है सभी को? देखो एक छोटा सा डायग्राम देख लेंगे हम नेपेंथीस का। ठीक है, नेपेंथीस का एक डायग्राम देख लेंगे। देखिए किसका, नेपेंथीस का एक डायग्राम देखेंगे। देखिए ऐसा होता है, ये कुछ ऐसी शेप होती है, पत्ती आप सभी लोगों ने देखी है। ठीक है, ये 2 कलर की बन गई है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, सभी बच्चों ने पत्ती देखी होगी। ऐसा कुछ होता है, देखिए इस पत्ती से ऐसे करके कुछ ऐसे घड़े की शेप का होता है। कैसा, घड़े की शेप का जैसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा करके होता है, और ये जो पत्ती है इसकी, इससे ज्वाइंट रहता है। ठीक है, इससे ये ज्वाइंट रहता है, आप सभी ने बुक वगैरह में भी देखा होगा, ऐसे ये इससे ज्वाइंट रहता है। ये क्या है, नेपेंथीस। ठीक है, देखो नेपेंथीस है। अब आपने देखो, जब भी कोई भी कीड़ा यहां पर, ये जो इसका ऐसे ढक्कन जैसा दिख रहा है ना, ये इसका ओपन एरिया है, तो जब भी कोई कीड़ा इस पे आके बैठता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिड कहते हैं। लिड मतलब एक ढक्कन के जैसा होता है, ऐसे एक ढक्कन के जैसे होता है। देखो जब भी कोई कीड़ा इस पे आके बैठता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कीड़ा आके बैठ गया। अब कीड़े का शेप मत देखना मैम, ऐसे है कीड़ा, मैं छोटा सा बटरफ्लाई बना दे रही हूँ। ठीक है, छोटा सा बटरफ्लाई बना दिया है। देखो जब भी कोई कीड़ा इसके ये माउथ एरिया पे आके बैठता है, या ये कहेंगे ओपन एरिया पे आके बैठता है, तो यहाँ पे एक लसलसा पदार्थ होता है। कैसा, एक लसलसा या कहेंगे चिकना पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कोई कीड़ा इस पे आके बैठा है, ठीक है, जो भी कोई कीड़ा इस पे आके बैठा है, तो क्या होता है इसमें, जो वो कीड़े के जो पैर होते हैं और जो यहाँ पे लसलसा पदार्थ है उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, उससे चिपक जाते हैं। वो इतना गाढ़ा होता है, लसलसा सा जो पदार्थ होता है इतना गाढ़ा होता है कि मान लीजिए कोई कीड़ा आके बैठ गया, तो वो जब वहां से जाने की कोशिश करता है या उड़ने की कोशिश करता है, तो जो इसमें वो लिक्विड है, लसलसा पदार्थ है, वो इतना गाढ़ा होता है, इतना चिपचिपा होता है कि उसको वहां से नहीं जाने देता या वहां से उड़ने नहीं देता है। तो धीरे धीरे ये जो इसमें लसलसा सा पदार्थ है, इसकी वजह से जो भी इंसेक्ट्स है या जो भी कीट है या इंसेक्ट है, वो क्या करता है, इसमें धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, इसके अंदर जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि इतना वो लसलसा सा या चिकना सा पदार्थ है कि जिसकी वजह से वो बाहर ही नहीं निकल पाता, इसके अंदर ही चला जाता है। अब मैंने बटरफ्लाई पहले वहां बनाई थी, अब यहाँ पे बना दी, इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर ये क्या कर लेता है, ये जो ढक्कन जैसा दिख रहा है जिसको हम लिड कहते हैं, लिड, ये इसको
ऐसे करके बंद कर लेता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये है, और ऐसे करके ये इसका लिड है या कहेंगे ढक्कन है। जैसे ही कीट बैठता है थोड़ा सा अंदर जाता है, जैसे उसमें फंस जाता है, तो ये क्या करता है, उस ढक्कन को, जो लिड है, लिड कह रहे हैं, उसको ऐसे करके बंद कर लेता है। ठीक है, ऐसे करके बंद कर लेता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, पिक्चर बोल देते हैं, पिक्चर। ठीक है, तो इसमें जाने के बाद में ये डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, पच जाता है, जिससे ये जो पौधा है क्या करता है, इस पौधे को नाइट्रोजन मिल जाता है, अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। ठीक है, अपने नाइट्रोजन की ये पूर्ति कर लेता है। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? ये क्या है, इसका माउथ है, माउथ एरिया है, ये पिक्चर है, घड़े के जैसा शेप है, लिड है, ढक्कन बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? प्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल को क्या कह देंगे, मृदा परिच्छेदिका। मृदा ठीक है, मृदा परिच्छेदिका। अब देखो सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, आप सभी ने सुना होगा कि सॉइल प्रोफाइल में आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, कि जो जमीन से नीचे, जमीन मान लीजिए ये लेयर है ऊपर वाली जमीन की, इसके नीचे जितनी भी लेयर पाई जाएंगी उन्हीं सबको हम क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि कितनी लेयर पाई जाती है, कौन सी लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितनी लेयर पाई जाती है और किस लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हाँ, सॉइल प्रोफाइल। तो देखेंगे मृदा की उदग्र काट की संरचना को मृदा की उदग्र काट की संरचना को, उदग्र काट की संरचना को हम क्या कह देंगे, संरचना को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, संरचना को सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब देखो भूमि की खड़ी काट, भूमि की खड़ी काट को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसकी, भूमि की खड़ी काट को, ऐसे मान लीजिए जमीन है तो ऐसे ऐसे देखेंगे हम। ठीक है, ऐसे देखेंगे खड़ी काट को। ठीक है, भूमि की खड़ी काट को, खड़ी काट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, खड़ी काट को 3 भागों में, विभाजित किया गया है। अब देखिए, वैसे तो अगर हम छोटी छोटी भी कई लेयर होती हैं वो भी देखेंगे तो बहुत सारी लेयर होंगी। वैसे अगर हम मेन देखेंगे तो 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर या 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। वो 3 लेयर या 3 क्षेत्र कौन से होंगे? सबसे पहला होगा सस्तर ए, सस्तर ए, दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि साफ नजर आए। ठीक है,
सस्तर ए। सस्तर ए को हम क्या कह देंगे? ए हॉरिजॉन। ठीक है, क्या कह देंगे? ए हॉरिजॉन। अब देखिए, जो ए हॉरिजॉन होता है, सस्तर ए या क्या कहेंगे? ए हॉरिजॉन। हाँ, ए हॉरिजॉन, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी। हाँ, 3 लेयर पाई जाती हैं, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी और हॉरिजॉन सी। अब सबसे पहले देखेंगे हम ए हॉरिजॉन। ठीक है, या ए सस्तर, ए सस्तर या ए हॉरिजॉन। देखो, ये जो होता है, ये ऊपरी स्तर, ये ऊपरी स्तर होती है, ऊपरी स्तर होती है। इसे हम टॉप सॉइल, इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। टॉप सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टॉप पे पाई जाती है, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें पूर्ण या अपूर्ण या अन्य अपघटित ह्यूमस भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस भी पाया जाता है, ह्यूमस। इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, जो ए हॉरिजॉन है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है। इसमें क्या पाया जाता है? ह्यूमस भी पाया जाता है। और मुख्यतः इसमें क्या पाया जाएगा? मुख्यतः इसमें पौधों की जड़ें भी आ जाती हैं। मुख्यतः इसमें पौधों की जड़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, टॉप सॉइल होता है और मुख्यतः इसमें क्या पाई जाती हैं? पौधे की जड़ें भी पाई जाती हैं। ठीक है, अभी पहले हम इसको थ्योरी बेस देख रहे हैं, फिर हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, फिर हम इसको किससे समझेंगे? डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें ह्यूमस पाया जाता है, मुख्यतः इसमें पौधे की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, पौधे की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सस्तर बी या हॉरिजॉन बी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट है, सस्तर बी क्या कह देंगे? बी हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन। ठीक है, सस्तर बी या बी हॉरिजॉन। तो बी हॉरिजॉन है, इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमृदा। इसे हम अपमृदा या सब सॉइल, इसे हम अपमृदा या सब सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, सब सॉइल या अपमृदा भी कहते हैं। ठीक है, सब सॉइल या अपमृदा भी कहते हैं। इसमें जो बी लेयर होती है ना, जो बी स्तर होता है, इसमें जड़ों की वृद्धि बहुत कम होती है। जड़ों की वृद्धि या जड़ों की पहुंच कहेंगे, ये जड़ों की वृद्धि बहुत कम होती है।
जड़ों की वृद्धि कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, जड़ों की वृद्धि इसमें बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन ए में ही पौधे की जो जड़ें हैं वो हॉरिजॉन ए में ही रह जाती हैं, बी में थोड़ी बहुत आ पाती हैं, हल्की फुल्की। ठीक है, बी में बहुत कम आ पाती हैं, या कहेंगे बहुत थोड़ी सी पहुंच पाती हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जो बी हॉरिजॉन है इसमें पौधों की जड़ों की वृद्धि बहुत कम होती है, इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं, और ह्यूमस की मात्रा भी इसमें बहुत कम होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है इसमें। ठीक है, अब क्या देखेंगे? हॉरिजॉन सी देखेंगे इसके बाद में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे हम? हॉरिजॉन सी देखेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? क्या स्तर सी या सी हॉरिजॉन? सी हॉरिजॉन। ठीक है, ये जो है ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, हाँ, ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे निचला स्तर होता है। ये सॉइल प्रोफाइल का सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का ये सबसे निचला स्तर होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें अपक्षीणय चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है इसमें? चट्टानें पाई जाती हैं, या कहेंगे वेदर रॉक पाई जाती हैं। वेदर रॉक पाई जाती हैं। इस स्तर के नीचे कठोर चट्टानें होती हैं। ठीक है, इस स्तर के नीचे क्या होता है? इस स्तर के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो बच्चा मुझसे ह्यूमस पूछ रहा है या पूछ रही हैं, बेटा ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हो? 12th में। कौन सी क्लास में हो आप? 12th में। और ह्यूमस किस में पढ़ोगे आप? 6th क्लास में। तो थोड़ा सा ना ब्रेन का यूज कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन का भी यूज कर लिया करो। फिर आप कहते हो कि मैम अरे आप तो डांट देती हो। ह्यूमस 6th क्लास में पढ़ा जाता है, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो ह्यूमस। ठीक है, 6th क्लास में मिलेगा आपको ह्यूमस। थोड़ा सा अपने आप भी देख लिया करो कभी कुछ। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? ये सॉइल प्रोफाइल के सबसे निचला स्तर होता है, इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। क्या ये कहेंगे छोटी छोटी मतलब ये कह सकते हैं छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े, या कम स्पेस में
कम स्पेस में चट्टानें पाई जाएंगी। जो इसके निचली वाली लेयर होगी ना, इसकी जो निचली वाली लेयर होगी वहां पे कठोर चट्टानें पाई जाएंगी। कैसी? कठोर चट्टानें पाई जाएंगी। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जितने बच्चे जुड़े हुए हैं लाइक शेयर कर दें वीडियो को। देखो ह्यूमस क्या होता है देख लीजिए, इसके बाद में हम सॉइल प्रोफाइल वाला डायग्राम देखेंगे। देखो ह्यूमस क्या होता है, मान लीजिए ये लेयर है जमीन की, ये लेयर है। आप सभी ने देखा होगा कि वहां पे आपको ऐसे मिट्टी मिट्टी जैसी नजर आती है। आप खेत वगैरह में देखोगे तो मिट्टी वगैरह नजर आती है। अब आप देखोगे इसमें जब आप कुछ भी, ये मान लीजिए कोई भी खेत है, ठीक है, मान लीजिए खेत है ये कोई भी, तो आपने देखा होगा जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है, ये जमीन के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लेयर होती है, आपने इसमें देखा होगा इसमें खाद वगैरह डाल देते हैं या सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह डाल देते हैं, तो वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं डिकम्पोज होके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमस होता है वो इसकी सॉइल प्रोफाइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जैविक पदार्थ होते हैं। और क्या होता है? खाद होती है। खाद या क्या कहेंगे, प्राकृतिक खाद भी कह सकते हैं। प्राकृतिक खाद क्या हो सकती है, जैसे हम सब्जी वगैरह के छिलके, गोबर वगैरह डालते हैं, तो ये सब जो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे जैविक पदार्थ खाद या प्राकृतिक खाद जब डिकम्पोज यानी कि उनका अपघटन हो जाता है, अपघटन होने के बाद में या कहेंगे डिकम्पोज होने के बाद में जब वो इस रेत में या मिट्टी में मिल जाते हैं तो एक कैसा खाद का फॉर्म ले लेते हैं। आपने देखा होगा एक ऊपर वाली लेयर हल्का सा ब्राउनिश कलर की होती है, कहेंगे हल्का सा काले कलर की नजर आती है, उसी को हम ह्यूमस कह देते हैं। या ये कह सकते हो एक सिंपल सा एक लाइन में कि खाद का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है, प्राकृतिक या नेचुरल खाद का ही एक फॉर्म होता है क्या, ह्यूमस, जो जमीन को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, ठीक है, जो जमीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है बच्चों? हाँ, ह्यूमस क्या करता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट हम उस पर जो भी खेती करेंगे उसके लिए, ठीक है, नेक्स्ट हम जो भी खेती करेंगे उसके लिए जमीन को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, ठीक है। हाँ, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से एक लाइन में आप ये बोल सकते हो जैविक पदार्थ या प्राकृतिक खाद का एक ही रूप होता है, ठीक है, जैविक पदार्थ या प्राकृतिक खाद का एक रूप होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमस बोल देते हैं, जो कि हमारी जमीन को क्या करता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, ठीक है, जो जमीन को उपजाऊ बनाता है, जहां जिससे अच्छे से फसल उपजाऊ हो जाती है, मतलब उपजाऊ होती है फसल, ठीक है, ठीक है, फसल क्या होती है, उससे उपजाऊ होती है। हाँ, अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देख लेंगे, ठीक है, ये रफ कर दें, ये रफ कर देते हैं, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देख लेंगे। अब ये हटा देते हैं हम ह्यूमस वाला, देखेंगे। अब देखो सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखेंगे, ये बना दिया हमने फर्स्ट लेयर, चलो दूसरा कलर से बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेयर। तो आपको पता होगा जमीन के सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या उगते हैं, पौधे उगते हैं, नॉर्मल सी बात है, सबको ही पता है, ठीक है, ये क्या उगते हैं, यहाँ पे पौधे उगते हैं जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर पे। इसको हम क्या कह देंगे, अभी जो ह्यूमस पूछ रहे थे काफी सारे बच्चे,
तो वो ह्यूमस कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या पाया जाएगा, ह्यूमस पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या पाया जाएगा, ह्यूमस। ये जो लेयर है इसको हम क्या कह देंगे, ओ हॉरिजॉन। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, ओ हॉरिजॉन। ठीक है, ओ हॉरिजॉन। इसके बाद जो सेकंड लेयर देखेंगे हम, इसके बाद जो सेकंड लेयर होगी, ठीक है, जो सेकंड वाली लेयर है जिसमें हमने क्या कहा था कि पौधे की जड़ें क्या क्या वृद्धि करती हैं, ए हॉरिजॉन में पौधे की जड़ें वृद्धि करती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास ए हॉरिजॉन। ठीक है, यहां पे हमने क्या बोला था कि ए हॉरिजॉन में जो पौधे हैं उनकी जड़ें ग्रोथ करती हैं, तो पौधे की जड़ें बना देंगे हम। पता नहीं नजर आएगा कि नहीं, आना चाहिए वैसे तो। पौधे की जड़ें तो नजर आ रही हैं बच्चों, ठीक है, पौधे की जड़ें कहाँ पे, ए हॉरिजॉन में। ठीक है, नजर आ रही हैं। पौधे की जड़ें कहाँ पे, ए हॉरिजॉन में। यही तो बोला था हमने कि ए हॉरिजॉन में क्या पाया जाएगा, पौधे की जड़ें और कुछ ह्यूमस। ह्यूमस भी तो बताया था कि पौधे की जड़ें और क्या, ह्यूमस भी पाया जाता है ना। अरे तो पौधे को उपजाऊ तो यही बनाएगा, खाद वगैरह लगाते हैं खेतों में, खेतों में खाद वगैरह लगाते हैं, तो वो खाद क्या होता है, जैसे गोबर की खाद लगाते हैं तो वो क्या हो गया, नेचुरल खाद हो गया, प्राकृतिक खाद हो गया वो। हाँ, नजर आ रही है शिव गोपाल यादव, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, बी हॉरिजॉन। क्या पढ़ा था इसके बाद में, बी हॉरिजॉन। तो देखिए अब हम बनाएंगे ये बी हॉरिजॉन। क्या है ये, बी हॉरिजॉन। इसमें हमने क्या कहा था, बी हॉरिजॉन में हमने क्या कहा था आप लोगों को कि बी हॉरिजॉन में क्या पाया जाता है, इसमें, हाँ, इसमें जड़ों की वृद्धि कम होती है, जड़ों की वृद्धि कम होती है और ह्यूमस भी नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें जड़ें जो हैं जो सिर्फ ए हॉरिजॉन तक रहेंगी, वो बी हॉरिजॉन में नहीं आएंगी। जो ये प्लांट्स है इसकी जो जड़ें हैं ना वो सिर्फ यहीं तक रहेंगी, ए हॉरिजॉन तक। ठीक है, बी हॉरिजॉन में वो एंटर नहीं करेंगी। ठीक है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी नहीं पाई जाएगी। इसमें क्या पाया जाएगा, चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। इसमें क्या पाया जाएगा, चिकनी मिट्टी पाई जाएगी। तो इधर साइड लिख दें चिकनी मिट्टी, सॉरी दोनों साइड से सेम कलर हो रखा है। ठीक है, इधर साइड क्या पाया जा रहा है, चिकनी मिट्टी। किसमें, बी हॉरिजॉन में। ठीक है, याद रखेंगे किस में पाया जा रहा है, बी हॉरिजॉन में मेनली क्या पाया जा रहा है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी पाई जा रही है। इसमें ना तो ह्यूमस पाया जाएगा, ना जो ये प्लांट है इनकी जो जड़ें हैं ना वो इसमें आ पाएंगी। ठीक है, इसमें मेनली क्या पाया जा रहा है, चिकनी मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, हाँ, चिकनी मिट्टी। कल्पना कुमारी सही है, निधि सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, पर ऐसा नहीं है शायद आप लोगों को लग रहा है, चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सुमन, अच्छा ऐसा है क्या भाई, अब सभी बच्चे बोल रहे हैं, चलो आप लोग कह रहे हो तो हम मान ले रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हो तो मान ले रहे हैं। चलो सेकंड वो सॉरी
नेक्स्ट है इसका क्या, बी हॉरिजॉन हो गया। अब इसके बाद है क्या, सी। इसके बाद कौन सा है, सी। इसके बाद हमारे पास क्या है, सी हॉरिजॉन। क्या है, सी हॉरिजॉन। ठीक है, सी हॉरिजॉन में हमने क्या कहा था कि इसमें क्या पाया जा रहा था, क्या पाया जा रहा था इसमें, चट्टान है। कैसी चट्टान है, कैसी चट्टान है, अपक्षीणन चट्टान है। ठीक है, कैसी चट्टान है, अपक्षीणन चट्टानें पाई जा रही थी। तो देखो इसमें ऐसे करके बना देंगे, अपक्षीणन चट्टानें। देखिए अपक्षीणन चट्टानें पाई जा रही थी किसमें, सी हॉरिजॉन में। तो अपक्षीणन चट्टानों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है, अपक्षीणन चट्टान है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम अपक्षीणन चट्टान है। ठीक है, सी हॉरिजॉन में क्या पाया जा रहा है, अपक्षीणन चट्टानें पाई जा रही। अब देखिए हमने क्या बोला था कि अब इसके नीचे क्या बोला था, ये सी हॉरिजॉन के नीचे कठोर चट्टानें। सी हॉरिजॉन के नीचे हमने क्या बोला था, कठोर चट्टानें बोली थी। हाँ, सी हॉरिजॉन के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। तो सी हॉरिजॉन को सॉरी हाँ, सी हॉरिजॉन के नीचे बोला था क्या पाया जा रहा था, कठोर चट्टानें पाई जा रही थी। तो देखिए सी हॉरिजॉन के नीचे बनाएंगे हम एक और लेयर, जिसको कि हम क्या कह देंगे, आर हॉरिजॉन। क्या, आर हॉरिजॉन। इसमें क्या पाई जा रही हैं, इसमें पाई जा रही हैं कठोर चट्टानें। क्या, कठोर चट्टानें पाई जा रही हैं। तो देखें कठोर चट्टानें, वैसे तो ये मैं ईंट के जैसा शेप बना रही हूं, आप कैसा भी बना सकते हो। ठीक है, आप लोग कैसा भी बना सकते हो। इसमें क्या है, ये कठोर चट्टानें पाई जा रही हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, कठोर चट्टानें। सॉरी चट्टानू नहीं है, ये चट्टानें हैं। ठीक है, कठोर चट्टानें पाई जा रही। ठीक है, क्लियर है। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्लियर है बच्चों। देखो सारी लेयर बना दी है हमने, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी और आर हॉरिजॉन में कठोर चट्टानें। इधर नाम लिख दिए हैं, इधर साइड से देख लीजिए कि चिकनी मिट्टी, अपक्षीणन चट्टानें और कठोर चट्टानें। ठीक है, हाँ बेटा सॉइल प्रोफाइल पूछ लेता है। देखो सॉइल प्रोफाइल पूछ लेता है, तो देखो अगर सॉइल प्रोफाइल पूछ लेता है तो सबसे इजी पता है क्या रहेगा आपके लिए, आप ये डायग्राम बना दें बस। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल अगर पूछ ले और आ जाए तो ये डायग्राम बना के आ जाओ। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि बी में चिकनी मिट्टी, सी में अपक्षीणन चट्टानें और सबसे लास्ट में कठोर चट्टानें। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या, कठोर चट्टानें पूछ लेता है, डायग्राम बना के आओ। और देखो एक बात ध्यान से सुनिएगा। देखो थ्योरी से ज्यादा अगर आप डायग्राम बनाओगे ना एग्जाम में, अच्छा शिव गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखो थ्योरी से ज्यादा अगर आप डायग्राम बना के आओगे ना, और डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए कि डायग्राम अच्छा होना चाहिए, डायग्राम अच्छा हो, नेमिंग होनी चाहिए। डायग्राम आप अच्छा बनाइए, नेमिंग सारा कंप्लीट होना चाहिए, आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में सिर्फ अच्छे मार्क्स आप ऐसे ही ला सकते हो कि आप थ्योरी, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया है तो अगर उसमें डायग्राम है, ठीक है, मान लीजिए अगर उसमें उस क्वेश्चन में डायग्राम है तो आप डायग्राम बना के आइए। डायग्राम बनाने का मतलब है कि
चांसेस हैं आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, डायग्राम बनाओगे तो चांसेस है आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक सभी को क्लियर। चलो बच्चों, चलो अब सभी बच्चे ध्यान